नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सच में सबसे जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, हमारा स्वास्थ्य। एनसीईआरटी कक्षा 7 के स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका वाले अध्याय को आधार बनाकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि असल में स्वस्थ होने का मतलब है क्या और एक पूरी आबादी को स्वस्थ रखने में सरकार का असली काम क्या होता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना एक बहुत ही आम सोच को टेस्ट करते हैं। क्या स्वस्थ होने का मतलब सिर्फ बीमार ना होना है? मतलब अगर आज किसी को बुखार या खांसी नहीं है तो क्या वो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है? हम अक्सर यही मान लेते हैं ना, लेकिन सच कहूं तो ये नजरिया बहुत ही सीमित है। इस परिभाषा में कुछ बहुत ही बड़ा हिस्सा छूट रहा है। असल में स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों का ना होना नहीं है, ये एक पूरा पैकेज है। शारीरिक फिटनेस, मानसिक शांति और एक अच्छे सामाजिक माहौल का। सोचकर देखिए, अगर कोई इंसान शारीरिक रूप से एकदम फिट है लेकिन चौबीसों घंटे भयंकर मानसिक तनाव में है या किसी ऐसे माहौल में रह रहा है जहां वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता, तो क्या उसे सच में स्वस्थ कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो आज के हमारे इस सफर का रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। पहले स्वास्थ्य का असली मतलब समझेंगे, फिर भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की जो जमीनी हकीकत है उसे देखेंगे, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की तुलना करेंगे, बीमारी के असल कारणों और सरकार की जिम्मेदारी पर बात करेंगे, और आखिर में केरल और कोस्टारिका जैसे कुछ बहुत ही कमाल के सफलता के मॉडलों को भी जानेंगे। चलिए पहले बिंदु से शुरू करते हैं, स्वास्थ्य का असली अर्थ। तो जैसा कि हमने अभी बात की, एक सच्चा और पक्का स्वास्थ्य इन 3 स्तंभों पर खड़ा होता है। पहला, शारीरिक फिटनेस, जिसके लिए सही पोषण और सक्रिय रहना जरूरी है। दूसरा, मानसिक कल्याण, यानी एक तनाव मुक्त दिमाग। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, सामाजिक स्थिरता, मतलब एक ऐसा समाज जहां लोग बिना किसी भेदभाव के इज्जत के साथ रह सके। जब ये तीनों चीजें मिलती है ना, तभी एक इंसान और एक समाज सही मायने में फल फूल सकता है। अब किताबी बातों से बाहर निकलते हैं और दूसरे बिंदु पर आते हैं, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की असली स्थिति। यहाँ जमीनी हकीकत थोड़ी कड़वी है। हमारे देश में एक बहुत बड़ा अंतर साफ दिखाई देता है। जो अमीर वर्ग है उसके लिए महंगे निजी अस्पतालों का विकल्प हमेशा खुला रहता है, लेकिन जो गरीब हैं वो पूरी तरह से सरकारी अस्पतालों के भरोसे हैं, जहां अक्सर डॉक्टरों या जरूरी दवाओं की ही कमी होती है। इसी तरह शहरों में तो चमचमाते अस्पतालों की भरमार है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं तक का भारी अभाव है। और इस बाहरी कमी की वजह से होता क्या है? हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए हर दिन एक संघर्ष बन जाता है। कल्पना कीजिए, एक दूरदराज के गांव में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और आसपास कोई डॉक्टर या जीवन रक्षक दवा ही ना हो। तब ये सिर्फ एक असुविधा नहीं रह जाती, ये सीधे सीधे जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। इसी अंतर को और अच्छे से समझने के लिए हमारा तीसरा बिंदु है, सार्वजनिक बनाम निजी स्वास्थ्य सेवाएं। इन दोनों के बीच का फर्क बहुत ही सीधा है। एक तरफ हमारे पास सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं या सरकारी अस्पताल हैं। इनका मकसद होता है हर एक नागरिक तक पहुंचना, वो भी या तो बिल्कुल मुफ्त या फिर बहुत ही कम खर्च में। वहीं दूसरी तरफ है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। अब ये आपको बेहतरीन सुविधाएं तो जरूर देंगी, लेकिन इनका मुख्य फोकस मुनाफे पर होता है, इसीलिए ये बहुत महंगे होते हैं और ज्यादातर सिर्फ बड़े शहरों तक ही सिमट कर रह जाते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है जो हमें हमारे चौथे बिंदु पर लाता है, बीमारियां आखिर आती कहां से हैं और इन्हें रोकने की असली जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, बीमारी का मतलब सिर्फ कुछ कीटाणुओं का शरीर में घुस जाना नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ी पर्यावरणीय और सामाजिक विफलताएं होती हैं। गंदा पीने का पानी, आसपास गंदगी, उचित स्वच्छता का ना होना, व्यापक कुपोषण या पर्यावरण प्रदूषण। असल में ये सब बीमारियों की असली जड़ है। अस्पताल तो तब काम आता है जब बीमारी हो चुकी हो। असली लड़ाई तो इन बुनियादी कमियों को खत्म करने से शुरू होनी चाहिए। और यहीं पर सरकार का असली कर्तव्य शुरू होता है। सरकार का काम सिर्फ ईंट पत्थर के अस्पताल खड़े करना नहीं है, उनका काम है सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुंच प्रदान करना, इलाज के साथ साथ बीमारियों को रोकने की ठोस योजनाएं बनाना। हर नागरिक को पीने का साफ पानी, सही स्वच्छता और पोषण मिले, ये सुनिश्चित करना भी सरकार की स्वास्थ्य नीति का उतना ही बड़ा और जरूरी हिस्सा है। क्योंकि, और इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए, सरकार जो ये स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हैं, वो कोई दान या हम पर कोई एहसान नहीं है। ये हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार है, एक बुनियादी मानव अधिकार।
इसका सीधा सा मतलब है कि देश के हर इंसान को एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधन मिलने ही चाहिए, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। अब आते हैं अपने पांचवें और आखिरी बिंदु पर। चलिए कुछ ऐसे असल जिंदगी के मॉडल देखते हैं जिन्होंने इस मौलिक अधिकार को सच में गंभीरता से लिया है, केरला और कोस्टा रिका। अपने ही देश में केरल का उदाहरण बहुत ही शानदार है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने शिक्षा को स्वास्थ्य के साथ जोड़ दिया। केरल में सरकार ने सिर्फ अस्पताल बनाने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि लोगों को साफ सफाई और पोषण के बारे में व्यापक रूप से जागरूक भी किया। इस एक कदम ने पूरे राज्य की तस्वीर बदल दी और ये साबित कर दिया कि सही जागरूकता से स्वास्थ्य परिणामों को कितना बेहतर किया जा सकता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो एक और भी चौंकाने वाली कहानी है। मध्य अमेरिका के देश कोस्टा रिका ने तो एक ऐसा फैसला लिया जो सच में अविश्वसनीय है। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी सेना ही भंग कर दी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। उनका विचार ये था कि जो पैसा सेना पे खर्च होता है, उसका एक एक पैसा देश के नागरिकों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर भारी ध्यान केंद्रित करने के लिए लगाया जाएगा। और इसका परिणाम क्या निकला? आज कोस्टा रिका की गिनती दुनिया की सबसे स्वस्थ आबादी वाले देशों में होती है। वहाँ के लोग दुनिया के कई अमीर देशों के लोगों से भी ज्यादा स्वस्थ जीवन जीते हैं। ये इस बात का पक्का प्रमाण है कि अगर सरकार के पास मजबूत इच्छा शक्ति हो तो संसाधनों का सही उपयोग कर पूरे समाज का कायापलट किया जा सकता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सार निकालें तो 3 बातें एकदम साफ हैं। पहला, स्वास्थ्य हम सबका सार्वभौमिक अधिकार है। दूसरा, ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे सबको सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल प्रदान करें। और तीसरा, सबसे अहम, सामाजिक निष्पक्षता के लिए समाज में संसाधनों का एक समान वितरण होना बहुत जरूरी है। इसके बिना स्वास्थ्य सिर्फ एक सपना है। तो अब जब हम इस चर्चा के अंत पर आ गए हैं, ये एक बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। विचार करके देखिए, क्या स्वास्थ्य कोई ऐसी विलासिता या लग्जरी होनी चाहिए जिसे सिर्फ वो लोग खरीद सकें जिनकी जेब भारी है? या फिर यह इस धरती पर रहने वाले हर नागरिक का एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता? इस बारे में जरूर सोचिएगा।